नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है मानव रक्त। दोस्तों, मानव रक्त से संबंधित बार बार प्रश्न किसी भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आज हम क्वेश्चन आंसर ना करके मानव रक्त पर आधारित हम लोग नोट्स के बारे में देखेंगे। क्योंकि दोस्तों, यदि आप मानव रक्त से संबंधित इस वीडियो को देख लेते हैं तो इससे संबंधित एक भी प्रश्न आपका छूटने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू कर लेते हैं मानव रक्त से संबंधित नोट्स। सबसे पहले हम लोग जानेंगे आखिर मानव रक्त है क्या। तो यहाँ पे देखिए, रक्त जो है मानव एवं अन्य प्राणियों के शरीर में प्रवाहित होने वाला तरल है। ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, सबको पता है, जो कि कोशिकाओं यानी कि सेल्स को आवश्यक पोषक तत्व और ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के साथ उन्हीं कोशिकाओं से उपापचय अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन भी करते हैं। रक्त में एंटीबॉडी, पोषक तत्व, ऑक्सीजन और शारीरिक जरूरतों की पूर्ति हेतु अन्य पदार्थ उपस्थित होते हैं। आइए हम विस्तृत रूप से मानव रक्त के संगठक का अध्ययन भी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मानव रक्त जो है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला पॉइंट में हमारा है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के कुल भार का 7% है। प्रश्न यहाँ पे आपको इस तरह से पूछा जाएगा कि मानव यानी कि ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड रहता है, जो मानव रक्त होता है, वो शरीर का जो टोटल भार है उसका कितना प्रतिशत रहता है। तो कितना प्रतिशत रहता है? 7% रहता है टोटल बॉडी का भार का मानव रक्त में, यानी कि वही लगभग 5 से 6 लीटर किसी भी स्वस्थ मनुष्य में इतना रक्त पाया जाता है। अगला पॉइंट है, यह क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान 7.4 है। आपको पता है कि ये जो क्षार जो होता है वो 7 से ऊपर वाले क्षार होता है, 7 से नीचे वाले क्या होता है? अम्ल होता है। लेकिन किसी का यदि पीएच मान 7 है तो ये उदासीन है, ठीक है। तो इसका पीएच मान क्या है? 7.4 है और ये क्षार के कैटेगरी में आता है, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, मानव शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, जो भी आपको हमने पहले बता दिया। और हम बात करें कि रक्त जो है कितने भागों में इसको बांटा जा सकता है, तो रक्त को टोटल 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक है प्लाज्मा और दूसरा है रक्त कणिकाएं। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहाँ पे प्लाज्मा के बारे में विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। प्लाज्मा आखिर है क्या, ये किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो देखिए, प्लाज्मा जो है यह रक्त का तरल भाग यानी कि लिक्विड फॉर्म है ब्लड का, और रक्त का 60% भाग प्लाज्मा होता है। क्या होता है? मान के चलिए 100% जो ब्लड सेल है, ब्लड है ह्यूमन बॉडी में, उसका 60% जो भाग है वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और इसका 60% में से 90% भाग जल होता है, 7% प्रोटीन होता है और 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज इसमें पाया जाता है। और शेष अन्य पदार्थ जो है काफ़ी कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है प्लाज्मा के कार्य। तो प्लाज्मा का जो कार्य है वो कार्य किस तरह से करता है? तो देखिए, शरीर से पचे भोजन, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थों आदि का परिवहन प्लाज्मा के माध्यम से होता है। तो प्लाज्मा का बहुत बड़ा काम है, क्योंकि सारा काम जो है इसी से होता है। शरीर में जो पचा हुआ भोजन रहता है, जो हार्मोन्स होते हैं और उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं उसका परिवहन करता है। पर प्लाज्मा के माध्यम से क्या होता है? उसका परिवहन होता है। और अगला पॉइंट है सेरम। सेरम के बारे में हम लोग जानेंगे। प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन एवं प्रोटीन को निकाल देने पर शेष बचे भाग को सेरम कहा जाता है, ठीक है। और सेरम ये होता है। अगला पॉइंट है रक्त कणिकाएं, जो रक्त का 40% भाग होता है। पहले हम लोग क्या देखा, हम लोगों ने उसमें देखा प्लाज्मा, जिसका 60% भाग था, और ये रक्त कणिकाएं हैं जो 40% भाग इसमें होता है। अच्छा देखिए, रक्त कणिकाओं को टोटल 3 भागों में बांटा जाता है, जो आप जानते भी होंगे। एक होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक होता है तीसरा रक्त बिंबाणु, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको तीनों के बारे में विस्तृत जानकारी ले लें। जनरली यहाँ पे आरबीसी के बारे में बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। इसका मृत्यु यानी कि इसका जीवन काल पूछा जाता है, मृत्यु कितने दिनों में होती है उसके बारे में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं लाल रक्त कणिकाओं के बारे में, जिसको अंग्रेजी में आरबीसी कहा जाता है, रेड ब्लड सेल्स। पहला पॉइंट है, इसमें नाभिक का अभाव होता है। और अपवाद में ऊँट और लामा, ये 2 जीव हैं। ऊँट तो सबके बारे सबको पता है, और ये लामा भी दूसरा जीव है जिसमें इसमें लाल रक्त कणिकाओं के अभाव होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे आया कि अस्थि मज्जा में, यानी कि प्रश्न आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि आरबीसी का निर्माण यानी कि रेड ब्लड सेल्स का जो निर्माण होता है कहाँ पर होता है? तो उसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और यहाँ पे आगे लिखता है कि भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत में होता है। जब बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है उसका निर्माण कहाँ पे होता है? यकृत में होता है, ठीक है। और इसका जीवन काल 20 दिन से लेकर के 120 दिन तक का होता है। किसका? आरबीसी का जीवन काल जो होता है 20 दिन से लेकर के 120 दिन तक होता है। और इसका विनाश प्लीहा में हो जाता है। पूछा जाता है कि आरबीसी का जो विनाश जो होता है कहाँ पर होता है? तो प्लीहा में होता है। इसलिए प्लीहा को आरबीसी की कब्रगाह भी कहा जाता है, ठीक है। प्लीहा को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इसका विनाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है।
इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसमें लौह युक्त हीम नामक यौगिक भी पाया जाता है। इसके कारण रक्त का जो रंग होता है लाल होता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि रक्त का रंग आखिर लाल ही क्यों है, क्या रीजन है कि इसमें लाल होने का कारण है, रक्त जो है लाल होता है। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है जिसके कारण रक्त लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, आयरन पाया जाता है ना, लोह युक्त हीम नामक यौगिक भी पाया जाता है, और इसी के कारण इसका हीमोग्लोबिन के कारण लाल इसका रक्त जो है लाल हो जाता है। अगला पॉइंट है आरबीसी का मुख्य कार्य सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाकर उससे कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है आरबीसी का। किसी भी कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो वो होता है उसको वापस लाता है। एनीमिया रोग का कारण हीमोग्लोबिन की कमी है। अक्सर महिलाओं में, बहुत सारी महिलाओं में ये प्रॉब्लम पाया जाता है, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया का रोग हो जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एनीमिया का रोग होता है किसके कारण? तो एनीमिया का जो रोग होने का कारण है वो है हीमोग्लोबिन। ठीक है, आप जरूर इसको याद रख लीजिएगा। अगला पॉइंट की ओर हम लोग यहाँ पे यदि बढ़ें तो यहाँ पे देखिए, सोते समय आरबीसी में 5% की कमी हो जाती है और 4200 मीटर की ऊंचाई पर रहने वाले लोगों के आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है। तो कोई भी व्यक्ति जब सोता है तो उस समय क्या होता है, आरबीसी में 5% की कमी हो जाता है। और यही कोई व्यक्ति यदि 4200 मीटर यानी कि 4,200 किलोमीटर में यदि आप पहुँचेंगे, लगभग 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पर यदि पहुँचेंगे ऊंचाई पर, तो वहाँ पे क्या होता है, आरबीसी 30% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। हम लोग ने आरबीसी कंप्लीट कर लिया। डब्ल्यूबीसी जिसका नाम होता है वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, अथवा इसको क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स। इसके बारे में देखते हैं। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत और प्लीहा में भी इसका निर्माण होता है। जनरली आपसे पूछा जाएगा कि इसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। किसका? डब्ल्यूबीसी का। अगला पॉइंट है इसका जीवन काल लगभग 5 से लेकर के 20 दिन तक इसका जीवन काल होता है। और यही हम लोगों ने आरबीसी के बारे में क्या देखा, आरबीसी के बारे में देखा 20 दिन से लेकर के 120 दिन तक उसका जीवन काल होता है। इसके बारे में है श्वेत रक्त कणिकाओं में नाभिक में पाया जाता है। ठीक है, श्वेत रक्त कणिका जो है वो नाभिक में पाया जाता है, और इसका मुख्य कार्य शरीर के रोगों से रक्षा करना होता है। कोई भी व्यक्ति का जब सबसे पहले तबीयत खराब होती है तो उस टाइम क्या होता है, कोई भी यदि रोग शरीर में प्रविष्ट करता है तो सबसे पहले यहाँ पे लड़ने का जो काम करता है वो डब्ल्यूबीसी काम करता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि इसका मुख्य कार्य शरीर के रोगों से रक्षा करना है। और दोस्तों पूछा जाता है जनरली अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात में बांटा जाए तो इसका अनुपात क्या है? तो देखिए, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात है 600:1 है, यानी कि 600 आरबीसी अनुपात 1 डब्ल्यूबीसी। तो ये भी प्रश्न आपको याद रख लेना है। तीसरा पॉइंट हमारा था आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बाद रक्त बिंबाणु, अथवा इसको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, और यह जो है केवल मानव एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। इसमें नाभिक का अभाव होता है और इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। तो आपने क्या देखा, तीनों चीज़ों की जो निर्माण होती है अस्थि मज्जा में होती है, और इसका जीवन काल 3 दिन से लेकर के 5 दिन तक होता है, और इसकी मृत्यु प्लीहा में हो जाती है। और इसका मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाने में मदद करना। एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनने में मददगार साबित होता है? तो विटामिन के एक ऐसा विटामिन है, मान के चलिए कोई भी यदि कहीं भी बॉडी में यदि स्क्रैच आ जाता है, खरोच आ जाता है जहाँ से ब्लड निकलती है, तो वो जो ब्लड कुछ देर के बाद बंद हो जाता है, वो मेन काम करता है विटामिन के। और किसी किसी व्यक्ति में ये प्रॉब्लम होता है कि उसका ब्लड बंद होता ही नहीं है, तो उसमें विटामिन के की कमी रहता है, इसलिए उसका ब्लड बंद नहीं होता है, वो बहते रहता है। तो किसी किसी व्यक्ति में ऐसा प्रॉब्लम है कि वो रक्त क्या होता है, बहते रहता है, बंद कभी नहीं होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे रक्त का कार्य, ब्लड का आखिर कार्य क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना और शरीर के रोगों से रक्षा करना सबसे पहला इसका काम है। दूसरा काम है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पचे भोजन का परिवहन, हार्मोन का संवहन आदि करना। तीसरा पॉइंट है शरीर के विभिन्न भागों के मध्य समन्वय स्थापित करना। ठीक है, चलिए ये हम लोगों ने रक्त का कार्य देख लिया। अब हम लोग देखते हैं रक्त का थक्का बनना। तो यहाँ पे देखिए, क्लोटिंग के दौरान निम्नलिखित प्रतिक्रियाएं होती है जिसके कारण क्या होता है, रक्त का थक्का बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये रक्त बनने का जो थक्का बनने का जो कारण है वो इस चीज़ों से मिल करके बनता है। जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथोबिन प्लस कैल्शियम बराबर थ्रोम्बरिन। ठीक है, तो इस तरह से थ्रोम्बरिन, फाइब्रिन और बाद में जाके बनता है थक्का। और विटामिन के जो है रक्त के थक्के में बनाने में मददगार होता है। और हम लोग सबसे बड़ा चीज़ देखेंगे
ब्लड ग्रुप, ठीक है, जो हम लोग चेक भी कराते हैं कि हमारा कौन सा ब्लड ग्रुप है। और ब्लड ग्रुप चेक करने का मेन रीज़न ये होता है कि किसी किसी व्यक्ति में ब्लड जो है सो अलग अलग होते हैं। सभी व्यक्ति में जनरली ब्लड अलग अलग होते हैं और किसी किसी व्यक्ति में सेम होते हैं। तो किसी को यदि ब्लड की ज़रूरत होती है तो सेम ब्लड वाले इसको ब्लड डोनेट कर सकते हैं। चलिए आपको हम इसके बारे में विस्तृत से समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए, रक्त समूह की खोज जो है किया था कार्ल लैंड अस्टिनर ने 1900 में किया था। 1900 ईस्वी में सबसे पहले इन्होंने इसका खोज किया था और इसके लिए इनको कार्ल लैंड अस्टिनर को 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। देखिए, मानव रक्त समूहों में विभिन्नता का मुख्य कारण ग्लाइकोप्रोटीन है जो लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। इसे एंटीजन भी कहा जाता है। एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी, और इसी के कारण यहाँ पे जो ब्लड सेल्स, ब्लड का जो ग्रुप होता है वो बनता है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग एंटीजन के बारे में समझते हैं कि किस एंटीजन के कारण कौन सा ब्लड ग्रुप हमारा बनता है। तो यहाँ पे देखिए, एंटीजन ये जिसमें पाया जाता है उसका रक्त समूह हो जाता है ये, और जिसमें एंटीजन बी पाया जाता है उसका रक्त समूह हो जाता है बी। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों पाया जाता है उसका रक्त समूह ए बी हो जाता है, और जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है जिसके कारण रक्त समूह उसका क्या हो जाता है, ब्लड ग्रुप उसका हो जाता है वो। आप अगला पॉइंट देखिए, रक्त के प्लाज्मा के विपरीत प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, इसे एंटीबॉडी कहते हैं, और यह भी दो प्रकार की होती है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। तीसरा पॉइंट हमारा, अगला पॉइंट हमारा यहाँ पे, रक्त समूह ओ को सर्वदाता समूह कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, और हमेशा किसी भी व्यक्ति को यदि ब्लड की ज़रूरत होती है तो ब्लड ग्रुप जो वो है ये किसी भी व्यक्ति को ब्लड अपना डोनेट कर सकता है, ठीक है। और रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही समूह कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, और इसके वजह से मान के चलिए जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, ए बी ग्रुप के जो लोग हैं उनको कोई भी ब्लड आप दे दीजिए, ए दे दीजिए, बी दे दीजिए, ए बी दे दीजिए, सारा ब्लड को ये क्या करता है, एक्सेप्ट कर सकता है, सारा ब्लड इसमें लिया जा सकता है। इसमें कोई इसका क्या है, मतलब कि नुकसान होने वाली चीज़ नहीं है। तो दोस्तों, ये नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, बायोलॉजी को हम लोगों ने लेकर के आया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। थैंक यू।